गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपनी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि क्लास के आरंभ में ही हम आपको कुछ सामान्य निर्देश बताते हैं कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें और अपनी कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें। वीडियो विंडो के नीचे दाएं कोने में जो स्क्वायर बना हुआ है इसको क्लिक करके बड़ा कर लें। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में बिल्कुल भी अनावश्यक बातें ना करें। विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछें जो विषय को आगे बढ़ाने के लिए और आपको समझने के लिए ज़रूरी है। आपकी अनावश्यक बातें चैट बॉक्स में पर उन बच्चों के प्रश्नों को प्रभावित करती हैं जो विषय के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी कुछ समस्या हो। बिल्कुल भी अनावश्यक बातें ना करें। प्यारे बच्चों, ये कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम इस लड़ाई को तभी जीत सकते हैं जब हम कुछ सामान्य नियमों का पालन करें और अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको इस तरह से बनाएं कि जब हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहाँ पर भी ज़रूरी हो और हमें अवसर मिले हम अपने हाथों को धोएं। इससे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं और बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, दिल्ली सरकार द्वारा जो कैंपेन चलाई जा रही है रेड लाइट ऑन और जो आपके वाहन है वो ऑफ या इंजन ऑफ, ये एक ऐसा कैंपेन है जो इस अपनी प्यारी सी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और हम एक अच्छे नागरिक और अच्छे विद्यार्थी होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस कैंपेन में पूरा साथ दें और जब भी हम रोड पर हों तो अपने वाहन को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे ही रेड लाइट ऑन हो हम अपना इंजन ऑफ कर लें। इससे हम 15 से 20% तक जो पॉल्यूशन है इसको कम कर सकते हैं और अपनी दिल्ली को साफ और स्वच्छ बना सकते हैं और अपना एक अच्छा नागरिक होने का दायित्व, एक अच्छा विद्यार्थी होने का दायित्व निभा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसका पालन करेंगे और दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने में मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इस क्लास में अगर आपको कोई एरर या कोई त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ हमें उसको बताएं। हम अगली क्लास में उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कोई भी ऐसा अगर कोई तथ्य आपको नज़र आता है तो हमें ज़रूर बताएं और मेरा अपने साथियों से भी अनुरोध है अगर उसे कोई ऐसी तथ्यात्मक गलती या कुछ इस तरह की चीज़ हमारी इस कक्षा में नज़र आती है तो प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि कोई भी गलत तथ्य विद्यार्थियों तक नहीं जाना चाहिए और हम अगली क्लास में उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी टीम ज्योग्राफी है जिसको आप भली-भांति परिचित हैं जिससे, और आप इन सब चेहरों को आप जानते हैं। इनमें पूनम नेगी मैडम है, मैं अबरार अहमद हूँ, वंदना मैडम और दीनू दलाल मैडम और आशीष जी तथा मीनाक्षी मैडम, ये सब आपके सामने हैं। आप इनसे पूरी तरह से परिचित है, ज़्यादा कुछ इनके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो भारत लोक और अर्थव्यवस्था के लास्ट चैप्टर है और इसका ये लास्ट सेगमेंट है। कि जो 12वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं, इसका जो पार्ट 2 है ये आज हम आपके सामने इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे मालूम है कि आप लोगों को इंतजार होगा, हमारे जो क्लास की शुरुआत भारत दर्शन से होती है उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बिना वक्त गवाए आपको भारत दर्शन की यात्रा पर लेकर चलता हूँ और आज की जो भारत दर्शन की यात्रा हमारी वो पूनम नेगी मैडम के साथ है। तो चलिए इस यात्रा का आनंद उठाइए, फिर हम अपनी कक्षा में चलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं और बिल्कुल तैयार हैं करने हमारे साथ एक और नई यात्रा। तो देखें कहाँ लेके चलती है आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं भेड़ाघाट, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको अगर हम वंडर ऑफ मार्बल बोले तो शायद गलत नहीं होगा। जी हाँ, भेड़ाघाट जाना जाता है अपने मार्बल रॉक्स के लिए। जो ये रीजन क्रिएट किया गया है नर्मदा नदी द्वारा। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से राइज होती है और बहती है टुवर्ड्स अरेबियन सी, एक रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है जो कि मेनली एक मेटामॉर्फिक रीजन है। और इसका सबसे खूबसूरत
स्ट्रेच है भेड़ा घाट, जहां पर दोनों तरफ मार्बल की चट्टानें हैं और बीच में शांत नर्मदा अपना रास्ता बनाती हुई बहती है। नर्मदा रिवर की इस सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं, और साथ में ही अगर आप यहाँ पर फुल मून नाइट में जाएंगे तो इसकी सुंदरता में भी चार चांद लग जाएंगे। जब चांद की चांदनी इन व्हाइट मार्बल्स के ऊपर पड़ती है तो वो शाइन करने लगते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है। साथ ही में यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये क्लिफ इतना नैरो है कि इवन मंकीज भी एक एंड से दूसरी एंड कूद करके जा सकते हैं, और उस जगह का नाम रखा गया है बंदर कूदनी। अब समय के साथ साथ ये थोड़ा वाइड होता जा रहा है, बट यहाँ की शांति और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ केवल व्हाइट कलर का मार्बल ही नहीं पाया जाता, बल्कि ब्लू और ब्राउन कलर का मार्बल भी पाया जाता है। इसकी सुंदरता को बचाए रखने के लिए यहाँ पर खनन की बिल्कुल पाबंदी है। आगे माइनिंग का रीजन अलग से डेवलप किया गया है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम। नर्मदा की शांति जहां पर थोड़ी भंग हो जाती है। अभी हमने नर्मदा के जिस शांत रूप को देखा, थोड़ा आगे चलते ही ये शांति चेंज हो जाती है एक बहुत ही खूबसूरत झरने के रूप में, जहां से नर्मदा रिवर नियरली 30 मीटर्स का एक फॉल बनाती है, और जिसे कहा जाता है धुआंधार फॉल। धुआंधार फॉल का नाम एक्चुअली पड़ा है पानी की जो मिस्ट उठती है इतनी ऊंचाई से पानी गिरने के कारण, और ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो ये मिस्ट आपको भी भिगा देगी। साथ ही में आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं रोपवे राइड, जो कि आपको नर्मदा के एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाएगी, जिससे आप एक एरियल व्यू ले सकते हैं धुआंधार फॉल का। और साथ ही में दूसरी तरफ पर जो पिकनिक स्पॉट डेवलप किया गया है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। है ना बेहद ही खूबसूरत जगह। यहाँ पे आपको धुआंधार फॉल की मार्केट में बहुत सारे मार्बल के बने सोवेनियर्स भी मिल जाएंगे, जो आपके दोस्तों को वाकई में बहुत पसंद आएंगे। दुमना रिजर्व पार्क, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं फिशिंग में। यहाँ पर घूमना अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये इको रिजर्व एक्चुअली में एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स बैलेंसिंग रॉक। दुनिया की कई जगहों पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स वॉल्केनिक रॉक्स में पाए जाते हैं, बट एक रॉक का हजारों सालों तक इस तरह से स्टेबल रहना वाकई में ही कुदरत का करिश्मा है, और ऐसे ही एक करिश्मा आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, ये रॉक यहाँ से हिलने वाली नहीं है। इसने कई सारे अर्थक्वेक्स भी सर्वाइव किए हैं। सो नेचर इज वेरी पावरफुल। मध्य प्रदेश आए कान्हा नेशनल पार्क नहीं गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कान्हा नेशनल पार्क को एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन्ड रिजर्व फॉरेस्ट या नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क एक्चुअली में वो जगह है जहां पर रुडयार्ड किपलिंग को इंस्पिरेशन मिली अपनी फेमस बुक द जंगल बुक लिखने की। यहाँ पर आप जाएंगे तो नेचुरल हैबिटेट में आप रॉयल बंगाल टाइगर को देख सकते हैं, बारहसिंगा को देख सकते हैं, और साथ में लेपर्ड को भी। ये वाकई में ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। आगे बढ़े, साथ ही में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे द गोस्ट ट्री। जी हाँ, डरिए मत, ये गोस्ट ट्री सिर्फ नाम के ही डरावने हैं, देखने में बेहद खूबसूरत हैं। एक्चुअली में ये डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के ट्री हैं, जो कि ग्लो करते हैं रात के समय, और इसीलिए इनको कहा गया गोस्ट ट्री। आगे बढ़ते हैं हम बार्गी डैम की ओर। बार्गी डैम अपनी भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, प्लस यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं स्पीड बोट राइड या फिर मोटर बोट राइड, जो कि अपने आप में एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है। बट हाँ, ध्यान रखिएगा, इस लेक में आपको क्रोकोडाइल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं शांति से नेचर को एंजॉय करना तो पहुंच जाइए संग्राम सागर लेक पर। संग्राम सागर लेक एक हिस्टोरिकल लेक है जो कि राजा संग्राम सिंह ने बनाई थी, बट आज ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और यहाँ लोग आते हैं यहाँ की नेचर की शांति को एंजॉय करने। और इसके साथ साथ नर्मदा एंजॉय करना मत भूलिएगा। तो कैसी रही आज की यात्रा? बढ़े अब अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे मालूम है कि आपको ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी, और बस अब हम अपनी क्लास में चलते हैं।
क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत लोग और अर्थव्यवस्था की जो हमारी सेकंड पाठ्य पुस्तक है 12वीं क्लास की, उसका लास्ट टॉपिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं, इसका लास्ट पार्ट है ये। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हमने जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में 5 मुख्य समस्याओं की हमने बात की थी, जिसमें से 2 समस्याओं पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। इसमें पर्यावरण प्रदूषण और नगरीय अपशिष्ट का निपटारा। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा 2 टॉपिक्स पर कर ली थी, जो पहले हम उसमें पार्ट में। आज जो हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे वो हमारी 3 भौगोलिक समस्याएं हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन या ग्रामीण नगरीय प्रवास, और दूसरा आपका जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो भूमि निम्नीकरण है, और तीसरा स्लम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या गंदी बस्तियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 3 मुख्य बिंदु हम इस आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास के ऊपर। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या है और इसका क्या इफेक्ट हमारे शहरों पर पड़ रहा है, और हम इस प्रॉब्लम से किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो प्रवास के दौरान जब हम प्रवास पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था, हमने ये चर्चा कर ली थी कि हमारी जनसंख्या शहरों की तरफ पलायन कर रही है, और बहुत तेजी से गांवों से और छोटे कस्बों से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और ये इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर हैं वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, और जितनी मात्रा में जिस स्तर का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की और काम करने वाले लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है या अवसर है लोगों को रोजगार के। तीसरी बात यह कि हमारा जो विकास का जो प्रारूप है वो कुछ इस तरह का है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के विकास में बहुत अंतर है। ये असंतुलित जो विकास का प्रारूप है, इसने बहुत सारी ऐसी रोजगार और आर्थिक विकास से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती हैं कि लोगों को गांव और छोटे शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जिसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत के शहरों में जो शहरी जनसंख्या वो तेजी से बढ़ती जा रही है। मध्यम और छोटे नगरों से, कस्बों से बड़ी तेजी से लोग बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, और अपनी जीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर वो महानगरों में पहुंच रहे हैं। तो ये फिनोमेना हमारे देहात के क्षेत्रों में या छोटे कस्बों में देखने को मिलता है, और इसी को हम रूरल अर्बन माइग्रेशन कहते हैं, कि छोटे कस्बों से, गांवों से लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना या महानगरों की तरफ पलायन करना जो है, या महानगरों में जाकर बसना जो है, ये हमारा ग्रामीण शहरी प्रवास कहलाता है। इसके क्या इफेक्ट हैं, ये कैसे हमारी दिनचर्या को या हमारे इन महानगरों को प्रभावित कर रहा है, इसको हम एक केस स्टडी के द्वारा, एक केस अध्ययन के द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये केस अध्ययन जो है एक रमेश जो अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कल्चर उड़ीसा में कोयला क्षेत्र में वहाँ निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। ये उसकी एक केस स्टडी है रमेश की, और रमेश जैसे बहुत सारे लोगों पर ये लागू होती है। तो जब इस केस स्टडी को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर होंगी। तो ये रमेश उड़ीसा में जो कोयला क्षेत्र है उसके वहाँ पर ये वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है, और ये अपने ठेकेदार के साथ भारत के विभिन्न शहरों में, सूरत में, मुंबई में, गांधीनगर में, भरूच में, जामनगर में, जहाँ जहाँ भी उसको ठेका मिलता रहता है, ये उसके साथ काम करने के लिए जाता रहता है। प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में अपने परिवार के लिए 20,000 रुपये महीने के भेजता है, और इसके परिवार के जो लोग हैं इन 20,000 रुपये को अपने स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर उसको खर्च करते हैं। कभी कभी इसी पैसे से वो अपने घरों की का निर्माण कार्य और जो कुछ खरीद फरोख्त का जो काम है, भूमि खरीदना या और इस तरह के कामों को भी निपटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये व्यक्ति गांव से शहर में आया है और वहां पर ये इस वक्त काम कर रहा है। इसका पूरा परिवार के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये शहर में रहता है कि भी मैं यहाँ काम करूंगा, यहाँ से काम करके पैसे भेजूंगा, तो इससे मेरा परिवार खुशहाल होगा और उनका भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसको अपने परिवार की बहुत याद आती है, इसको वो कमी खलती भी है। इसी तरह से अगर हम इस परिवार को देखें, रमेश के परिवार को देखें, तो आज जो ये हालात हैं, वो पैसे भेज रहा है, उसके परिवार का खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है, तो 15 साल पहले हालात ऐसे नहीं। इसके परिवार की हालत 15 साल पहले की अगर हम कहानी पे गौर करें तो वो बिल्कुल अलग थी। परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में था। इसके 3 भाई और परिवार के सदस्य मात्र 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। यही इनके परिवार का गुजारा करने का
सहारा था। और ये परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश की पढ़ाई भी नहीं हो सकी, वो केवल 9वीं क्लास तक की अपनी पढ़ाई कर सका और इसके बाद में जल्दी उसकी शादी हो गई, तो उसकी परिस्थितियाँ और ज़्यादा कठिन हो गई। इसी समय रमेश ने अपने गाँव के कुछ लोगों को देखा, वो लुधियाना में काम कर रहे थे। ये उनसे बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वो लुधियाना में काम करते, वहाँ से पैसा भेजते थे, तो उनसे प्रभावित हुआ और इसने भी अपना मन बना लिया कि मैं भी इनके साथ लुधियाना जाऊँ या बाहर जाकर कोई काम करूँ और अपने परिवार को का पालन-पोषण ठीक-ठाक से करूँ। तो इसने परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का जो भरोसा इसके मित्रों ने इसको दिया, उसके सहारे पंजाब चला गया और उसने 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में ₹20 प्रतिदिन की मज़दूरी की और ये 6 महीने तक इस काम को करता रहा। लेकिन खर्चे थे, जहाँ पर ये रह रहा था, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे थे और दूसरी बात इसको एक दिक्कत आ रही थी कि वहाँ की नई संस्कृति में, नए पर्यावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की, अनुकूलित करने की इसको प्रॉब्लम आ रही थी और इसको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा था कि खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे और वहाँ इसका मन नहीं लगता था, उसमें ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इतने में ही इसके कुछ दोस्त इसको मिले और उन्होंने इसको गाइड किया कि भई आप लुधियाना यहाँ से बेहतर काम मिलेगा, यहाँ पे उससे बेहतर अवसर मिलेगा। तो सूरत पहुँचकर इसने वहाँ पर वेल्डिंग का काम सीख लिया और इसके बाद वो उस ठेकेदार के साथ जुड़ गया और वहाँ से फिर ये अलग-अलग जगहों पर ठेकेदार के साथ ही जाता रहा। तो ये कहानी इसकी है कि गाँव में किस हाल में रह रहा था, वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही तंगहाली का और बात 3 एकड़ ज़मीन पर ये लोग अपनी जीवन यापन कर रहे थे, बड़ा परिवार था। फिर लुधियाना में आके इसको किन-किन कठिनाइयों का सामना करा, कैसे-कैसे इसने ज़िंदगी गुज़ारी है, तो ये सूरत इसका जाना। तो ये ग्रामीण और नगरीय प्रवास का एक फिनोमेना भारत में है। तो हालाँकि रमेश के गाँव में उसके परिवार की स्थिति आज बेहतर है, सुधरी हुई है और वो अपना भरण-पोषण ठीक प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन उसको और बहुत सारी पीड़ाएँ झेलनी पड़ी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ वो नहीं ले जा सका क्योंकि उसकी नौकरी जो स्थायी नहीं है और वो उसको टाइम टू टाइम अपने ठेकेदार के साथ इधर-उधर जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकता। दूसरी बात ये है कि परिवार में उसके जो माता-पिता या बुजुर्ग या बच्चे जो और हैं, उनकी देखभाल करने के लिए भी इनको अपनी पत्नियों को और बच्चों को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। तो कई कारण हैं, ये लोग एकाकी जीवन शहरों में व्यतीत करते हैं। तो इसी तरह की एक कहानी है गाँव इसका गाँव पे क्या इस प्रकार के माइग्रेशन का किसी गाँव पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या किस तरह का होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। भारत गांवों का देश है जिसकी धरोहर और संस्कृति 6 लाख गांवों में बसती है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले का एक ऐसा ही गांव है क्वारब, जिसकी पगडंडियों में मेरी बचपन की यादें बसी हुई हैं। नैसर्गिक सुंदरता को समेटे हुए बांज एवं चीड़ के जंगलों के बीच रोड से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा यह सुंदर सा गांव आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। 140 परिवारों की खुशियों की हंसी से गूंजने वाले इस गांव में केवल अब 40 परिवार रह गए हैं। हरे भरे धान और गेहूं की जगह अब बंजर खेत ही नजर आते हैं। पत्थर के बने हुए रंग भरे हुए मकानों की जगह टूटे फूटे क्षत विक्षत मकान एवं उन मकानों पर लटके हुए ताले मानो गांव की विडंबना की होड़। परिवारों के विघटन, कृषि की असीमित चुनौतियों और पाश्चात्य संस्कृति की लहर ने इस गांव की जड़ों को हिला दिया है। किंतु आज भी साल भर में यदा कदा गांव के सारे युवा शहरों से आते हैं और धुनी की जागर माता के जगराते की ध्वनि पूरे गांव में गूंजती है। पर किंतु पलायन के चलते हुए यह गांव मेरे बचपन का वो सुनहरा गांव नहीं रहा। 140 परिवार कभी यहाँ रहा करते थे, लेकिन आज केवल 40 परिवार हैं। भारत सरकार के आंकड़ों पर ध्यान दें तो लगभग पिछले 10 सालों में 5 लाख लोग हमारे उत्तराखंड के गांवों से पलायन कर चुके हैं। यदि पलायन दर को निकालें तो लगभग 138 व्यक्ति प्रतिदिन हमारे उत्तराखंड के गांवों को छोड़कर बाहर शहरों में जा रहा है। पलायन के साथ साथ केवल व्यक्ति या उसके परिवार का पलायन नहीं होता, अपितु गांव की धरोहर, यादें, भाषा एवं पूर्ण संस्कृति का भी पलायन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ग्रामीण और शहरी प्रवास किसे कहते हैं, क्या ये होता है, इसके क्या इम्पैक्ट है। इस केस स्टडी के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या फिनोमिना है और किस तरह की प्रॉब्लम्स इससे आ रही हैं, शहरों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और
गाँव का पर इस पलायन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विकासशील देशों में रमेश जैसे बहुत सारे गरीब और अर्धशिक्षित अकुशल श्रमिक जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं और वहाँ पर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे-मोटे धंधे करके वो अपने परिवारों का पालन-पोषण करते हैं और उसके लिए प्रवास करते हैं। क्योंकि इन स्थानों पर जो ये गाँव के स्थान हैं, छोटे कस्बे में मज़दूरी कम होती है, इसलिए ये अपनी पत्नियों को, बच्चों को ये गाँव में ही छोड़ देते हैं और जिसके कारण जो है शहरी क्षेत्रों में जो पुरुषों का जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा होता है। इस प्रवास में पुरुषों की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रामीण और शहरी प्रवास के अगर फिनोमेना को हम देखें, तो इसमें पुरुषों की मात्रा ज़्यादा होती है, स्त्रियों की मात्रा इसमें कम होती है क्योंकि स्त्रियाँ अपने परिवार की देखभाल के लिए पीछे ही अपने गाँव में रह जाती हैं। तो ये है, आप इस केस स्टडी के माध्यम से और इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल विश्लेषित कर सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी प्रवास होता क्या है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है और कैसे ये गाँव को प्रभावित करता है या छोटे कस्बों को प्रभावित करता है और किस तरह से ये महानगर पर प्रभाव डालता है। तो ये हमारी एक पहली इसमें तीसरी समस्या थी और अब इससे अगली जो हमारी समस्या है, ये आपको लेके चलते हैं, वो है स्लम्स की प्रॉब्लम या गंदी बस्तियों की समस्या। तो जब ये इसी से जुड़ा हुआ ये फिनोमेना है कि जब गाँव से और छोटे कस्बों से लोग उठकर शहरों में आ जाते हैं, तो ये गरीब होते हैं और ये अपना प्राइवेट सेक्टर में और जो आपका जो इस छोटे-छोटे जो काम धंधे उनमें काम करते हैं, तो इनकी आय बहुत सीमित होती है और यहाँ ये जब शहरों में आ जाते हैं, तो यहाँ शहरों का जो स्वरूप है दूसरे प्रकार का होता है। एक वीडियो देख लीजिए दिल्ली का कि ये जो इस तरह का जो ये लोग बाहर से आते हैं, तो किस प्रकार की बस्तियों का विकास शहरों में होता है। तो यही बोलेंगे कि यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, पानी की साधन नहीं है। तो अब आप ये इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि स्लम्स या जो ये हमारी गंदी बस्तियाँ जिनको हम कह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। बस्तियों का जब हमने अध्ययन किया था पिछले पार्ट में, तो हमने ये बात आसानी से देखी थी कि भाई एक नगरीय बस्ती में और एक ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है। इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था कि एक ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्ती में कार्यों के आधार पर किस प्रकार अंतर होता है और यहीं से जब हमने देखा था कि बहुत सारे लोग अपने रोजगार के लिए और अपने काम चलाने के लिए, अपने परिवारों को पालने के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जो हमने पिछले भी उसमें जाना है, तो उससे शहरों में भीड़-भाड़ बढ़ती है और शहरों में जो है स्लम्स का विकास होता है। क्योंकि गंदी बस्तियाँ उन बस्तियों को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी आबादी एक ऐसे उस क्षेत्र में रहती है जहाँ पर नाम मात्र की सुविधाएँ होती हैं, बहुत ही कम सुविधाएँ और ये जीने लायक परिस्थितियाँ इनके आस-पास नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों में आकर ये बस जाती है। तो ये शहरी क्षेत्रों में जो बसी हुई बस्तियाँ हैं, जिनको स्लम्स या हम गंदी बस्ती कहते हैं, उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और जब हम एक शहर को देखते हैं, अपने शहरों का हम उनको देखते हैं, तो वहाँ पर एक अलग तरह का फिनोमेना हमें मिलता है। एक तरफ जो हमारे शहर हैं, उसमें बहुत हाई क्वालिटी की संस्कृति, बड़े-बड़े मकान, पार्क, बड़ी-बड़ी चौड़ी रोडें और उनके जीवन स्तर जो बहुत अच्छे स्तर का जीवन स्तर मिलता है। दूसरी तरफ जब हम शहर पर गौर करते हैं, तो वहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी या रेलवे की पटरी के किनारे खड़े हुए ढांचे, इस तरह के लोग रहते हैं। तो ये शहरों का हमारा जो है दोहरा रूप है। एक शहर जो प्लान के तहत बसाया हुआ है, वो इस साइज़ में ऊँचा वर्ग के लोग रहते हैं, चौड़ी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें, पीने के पानी और इन सब चीज़ों की सुविधाएँ अच्छी हैं। दूसरी तरफ जो ये गाँव से लोग आते हैं, ये गरीब होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते, तो ये उन हिस्सों में जहाँ पर जो अच्छे स्तर के बसे हुए हैं, उनमें ये किराए पर भी नहीं रह पाते।
जो रेलवे लाइनों के किनारे, सड़कों के किनारे, नालों के आसपास या जो अवैध रूप से जो बस्तियां बसी हुई होती हैं, उनमें अपना रहना शुरू करते हैं और ये स्लम्स का विकास इस तरह से होता है, ये झोंपड़पट्टी झुग्गी बस्तियों का इस तरह से विकास होता है। तो ये स्लम्स कहा जाता है। इसका जो पर्यावरण है वो बहुत बेमेल होता है। इसमें बिल्कुल भी ये ऐसे अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ जीर्ण-शीर्ण, टूटे-फूटे मकान होते हैं, स्वास्थ्य की निम्न दशाएँ होती हैं, खुली हवा का अभाव होता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती। जो हमारी जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, शौच की सुविधाएँ और उसमें जो जल की व्यवस्था, सड़कें, ये भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं होती। इनमें आम तौर से देखेंगे पानी ऐसे ही चलता हुआ होता है, अनियमित निकासी होती है, भरी हुई भीड़-भाड़ वाली सड़कें होती हैं और स्वास्थ्य जैसी बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर इन बस्तियों में पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें इन बस्तियों को परिभाषित करें तो ये शहरों में ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ही निम्न स्तर की जीवन शैली पाई जाती है। वहाँ पर जो ज़रूरी जीने की चीज़ें हैं, आवश्यकताएँ हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती, उनका भी अभाव पाया जाता है। तो ऐसी बस्तियों को हम स्लम्स में रखते हैं और स्लम्स कहते हैं। और इनकी समस्याएँ आप जानते हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ मैंने डिस्कस भी की हैं कि यहाँ जीर्ण-शीर्ण मकान होते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ बहुत कम होती हैं, खुली हवा का अभाव होता है, पर्यावरण में यहाँ पर चारों तरफ जो है प्रदूषण पाया जाता है, भीड़-भाड़, संकरी सड़कें और बहुत सारी सामाजिक और से समाज से जुड़ी हुई समस्याएँ इन बस्तियों में पाई जाती हैं। जब हम इन बस्तियों को देखते हैं तो यहाँ पर जो इनके जो रहने वाले लोग हैं, ये असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जोखिम भरा कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इनको बहुत सारे रोग और बीमारियों के बने रहने की इनकी संभावना होती है। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में है, कम मजदूरी पर काम करते हैं, जोखिम भरे कामों में सब लोग लगे हुए होते हैं, खाने-पीने की व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं होती, तो ये अल्प पोषित होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों की संभावना इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ये अपने बच्चों के लिए शिक्षा की भी उचित व्यवस्था नहीं कर पाते और इसी कारण यहाँ पर जो इन्हें यहाँ इस सामाजिक दबाव के कारण और एक इस संघर्ष में ये नशीली दवाओं का सेवन करना, शराब पीना, अपराध, गुंडागर्दी और समाज की जो और दूसरी समस्याएँ हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और ये सामाजिक बहिष्कार के प्रति ये उन्मुख होने लगते हैं। ये अपने आप में इनमें एक ऐसी भावना आ जाती है कि भई ये बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में भी इस तरह के लोग इनमें शामिल हुए पाए जाते हैं। ऐसी एक बस्ती की केस हिस्ट्री को आप देख सकते हैं कि धारावी जो मुंबई की बस्ती है, उसका एक केस अध्ययन है और ये मुंबई जैसे शहर में जहाँ ये सपनों का शहर कहा जाता है, उसमें एक ये बस्ती है जिसको धारावी के नाम से पुकारते हैं और ये आज भी एक इस तरह की बस्ती है कि जैसे लंदन में जो विक्टोरिया बस्ती थी, उसका एक प्रतिरूप सा भारत में नज़र आता है और लगभग ये हर शहर में आपके मिल जाएँगी, अकेले मुंबई की बात नहीं है। ये आपको लगभग हर शहर में इस प्रकार की बस्तियों का आवरण आपको मिल जाएगा। चलिए इसको हम एक देख लेते हैं धारावी को कि ये इसका किस तरह से अंदर से है। केस स्टडी पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो के माध्यम से देखकर इसको समझें कि ये गंदी बस्तियों का अंदर का किस तरह का पर्यावरण होता है और कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं।
प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात ये समझ में आ गई होगी कि जो स्लम्स का है ये किस तरह से बसते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं और कैसा जीवन शैली इसमें पाया जाता है। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से इसको देख चुके हैं। अब जो हमारी तीसरी समस्या है इसमें वो भू निम्नीकरण की है, भूमि का निम्नीकरण। तो ये क्या समस्या है, ये इसको भी देख लेते हैं कि भू निम्नीकरण की जो समस्या है इस पे हम जब देखते हैं तो पहली बात ये कि भू निम्नीकरण होता क्या है। भू निम्नीकरण अर्थात जो हमारी जो जो जमीन है जिस पर हम कृषि करते हैं, इसकी जो उत्पादकता है इसमें स्थायी या अस्थायी तौर पर कमी आना, इसको भू निम्नीकरण कहते हैं। किसी भी कारण से जब ये जो स्थायी और अस्थायी रूप से इसमें कमी आने लगती है तो इसको भू निम्नीकरण कहा जाता है। और भू निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है ये बहुत तेजी से आजकल बढ़ रही है। और कृषि भूमि पर दबाव का जो बढ़ने का एक कारण है, उसमें ये भी एक शामिल है। जैसे जैसे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती रहती है, उसकी उत्पादकता घट जाती है, तो अब भूमि की उपलब्धता कम होने लगती है और भूमि पर दबाव बढ़ता है। तो भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया का जब हम देखते हैं तो भूमि की उत्पादकता या जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसका नष्ट होना, या भूमि ऐसी हो जाना जिसमें फसलें वगैरह नहीं उगाई जा सकती, उसको भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और ये भूमि पर जनसंख्या के दबाव को बढ़ाती है, और जिससे हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं और जो जनसंख्या का दबाव है वो भूमि पर बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। और इस भू निम्नीकरण की प्रक्रियाओं में ये दो कारण इसके होते हैं। दो तरह से भूमि निम्नीकरण होता है, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारणों से भी भूमि का निम्नीकरण होता है और मानव जनित कारणों से भी होता है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने इस भू निम्नीकरण की जो ये प्रक्रिया है इसको या इस प्रकार की भूमि को पहचाना है, दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है। और इसमें इस प्रक्रिया के आधार पर इसको वर्गीकृत किया, जैसे देखा कि किस तरह से किस प्रकार की ये भूमि आपको को देखने में मिलेगी। प्राकृतिक खड्डे या खड़ भूमि के रूप में मिलेगी, मरुस्थलीय या तट या रेतीली भूमि के रूप में मिलेगी, चट्टानी क्षेत्रों के रूप में ये आपको दिखाई देगी। और इसी तरह से जो हिमानी क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से जो उबड़ खाबड़ भूमि है या मरुस्थलीय भूमि है या रेतीली भूमि है या बंजर भूमि है, चट्टानी क्षेत्र है या खड़े ढाल वाली तीव्र ढाल वाली जो भूमि है वो इसके अंतर्गत आती है। प्राकृतिक और मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि की भूमि में जैसे पानी भर जाता है या दलदली क्षेत्र हो जाते हैं या लवणता या क्षारीयता से प्रभावित होती है, तो वो भूमि भी इसके अंतर्गत आती है। ऐसी झाड़ियों वाली भूमि या जिसपे झाड़ झंकार पेड़ पौधे उगाते हैं वो भूमि, उस भूमि को भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और ये सब प्राकृतिक कारणों से हो रही है। इसमें अगर हम देखें तो कुछ मानवीय कारणों से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, जैसे स्थानांतरित कृषि के द्वारा बहुत सारी भूमि खराब हो जाती है, या रोपण कृषि के द्वारा भी हम जब लगातार करते रहते हैं तो उससे भूमि जो खराब हो जाती है वो भी इसके अंतर्गत है। क्षरित भूमि या वनों का जो हमने विनाश कर दिया उससे जो है, या खनन क्रियाएं जो हो रही हैं वो भी भूमि का निम्नीकरण कर रही है। और एक देखें कि जैसे शहरों के आसपास की जो भूमि, शहरों से जो कूड़ा कचरा जो निकलता है, जब हम इसको बाहर ढेर लगा देते हैं इसका, तो इससे भी ये भूमि आसपास की खराब होती है और भू निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। तो भू निम्नीकरण के बहुत सारे कारण हैं। प्राकृतिक कारणों से भूमि निम्नीकरण सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित मात्रा में होता है, लेकिन मानव जनित जो कारण है वो भूमि के निम्नीकरण को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये आपके सामने कुछ चित्र हैं जिसको आप देख सकते हैं कि भाई ये भू निम्नीकरण की जो समस्या है, इसमें आपको जो पहला डायग्राम है ये आपका जो लवणीय या क्षारीयता की भूमि है, पानी भरने के बाद में भूमि खराब हुई है। दूसरी ये खड्ड वाली या प्राकृतिक इस तरह की भूमि है जो ये भूमि खराब है, इस पर खेती नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो की जो भूमि है ये निम्नीकृत भूमि कहलाती है। और अगर हम देखें अपने आसपास देखें, गौर करें तो बहुत बड़ी तादाद में शहरों के जो चारों तरफ की जो कृषि योग्य भूमि थी उससे बस्ती जा रही है। और उसके अलावा भी हम जो शहर का कूड़ा कचरा या गंदा पानी निकल के जब उस भूमि पर फैलता है तो वो भूमि जो पहले फसलें उगती थी या जो पहले उपजाऊ थी वो भी निम्नीकृत हो जाती है। तो ये भी प्रक्रिया शहरों के चारों तरफ चल रही है और भूमि बहुत तेजी से निम्नीकृत होती जा रही है। और ये केवल शहरों में ही नहीं है, ये कुछ प्राकृतिक रूप से भी भूमि निम्नीकरण के क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या दलदली क्षेत्र हैं या खनन कार्य के द्वारा जो खदानें खुली पड़ी हैं उसके द्वारा हैं। तो ये जगह जगह शहरों के अलावा भी इस प्रकार की निम्नीकृत भूमि पाई जाती है। इस निम्नीकृत भूमि को हम कैसे सुधार सकते हैं या ये कैसे किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, तो केस अध्ययन के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। और ये जो केस स्टडी है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की है। झाबुआ जिले में
वहाँ से ये सारा जो है, तो ये एरिया सारा थोड़ा पठारी क्षेत्र है, उबड़-खाबड़ क्षेत्र है, और ये जो भारत के सबसे पिछड़े हुए 5 जिले हैं, तो उनमें से एक जिला ये भी माना जाता है झबुआ। और यहाँ पर विशेषतः जो भील जनजाति है, वो उस जाति के लोग यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो इनके आसपास की जो भूमि है, वो निम्नीकृत भूमि का है, और यहाँ पर इस भूमि के वजह से ही लोग यहाँ पर बहुत गरीबी में और बहुत कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। तो झबुआ जिले की केस स्टडी के माध्यम से निम्नीकृत भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इस समस्या से हम निपटारा या छुटकारा पा सकते हैं, इसका एक ये अध्ययन है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो झबुआ जिले में, यहाँ जंगल और जो यहाँ के संसाधन है, वो बहुत तेजी से निम्नीकृत हो रहे हैं, और इन्होंने यहाँ इसी वजह से इनकी जो गरीबी की और जो ये कष्टदायक जीवन है, ये समस्या और बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैप में आपका झबुआ जिला है, और झबुआ जिले में जो वहाँ पर जो भूमि थी, उसकी हालत किस तरह की होती जा रही थी, तो ये इस चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ने यहाँ जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम चलाया, और झबुआ जिले में इसको जब सफल रूप से क्रियान्वित किया गया, और भूमि के निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए गए। तो ये जो झबुआ जिला है मध्य प्रदेश का, ये उन 5 जिलों में है भारत के जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और यहाँ पर इसके पिछड़े होने का जो मुख्य कारण है वो भूमि का निम्नीकरण। और इसके लिए भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ने यहाँ पर जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम जो चलाया है, किया गया। जल संभर प्रबंधन का जो कार्यक्रम है, बेसिकली ये इसमें भूमि, जल और वनस्पति के बीच एक संबद्धता को पहचाना जाता है, और इसके माध्यम से जो वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं उचित प्रबंधन के द्वारा। और इसके लिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, या जिनको जो समुदाय यहाँ पर रहते हैं, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है, और उनकी भागीदारी के बिना इस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करना या सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता। और क्योंकि इन्हीं की जीविका को सुधारने के लिए, इनके पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो इनमें अवेयरनेस लाकर इसको जोड़ना इसके लिए अति आवश्यक होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये झबुआ जिले में जो पेटलवाड़ा जो विकास खंड है, वहाँ की ये केस स्टडी है, और वहाँ के लोगों ने जो खराब भूमि को किस तरीके से अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा, और सरकार ने जो यहाँ पर अनुदान दिया, जो कार्यक्रम जल संभरण विकास के चलाए हैं, उसके माध्यम से इन्होंने अपनी आसपास की भूमि को हरा भरा किया है, और जो ये निम्नीकरण हो रहा था इसको रोका है। तो ये चित्र आपको बयान कर सकते हैं, ये झबुआ जिले के वहीं के सारे चित्र हैं, इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ के जो आसपास की जो भूमि थी, उसमें तालाबों को पुनर्जीवित किया है, उसकी साफ सफाई करके वहाँ पर जो चारे वाली घास है उसको लगाया है, और यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, वनीकरण किया है, रक्षक मेखलाएं बनाई हैं पेड़ों की, और इस भूमि को ये हरा भरा इन्होंने किया है। और इसमें सरकार द्वारा ये सारा जो अनुदान देकर, फंड्स देकर यहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा गए, तो दोहरा लाभ यहाँ पर इन लोगों को हुआ है कि इनको रोजगार भी मिला है, और इन्होंने अपने पर्यावरण को सुधारा भी। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से पैसा प्राप्त करके यहाँ पर राजीव गांधी मिशन द्वारा यहाँ पर जल संभरण प्रबंधन का जो कार्यक्रम है वो झबुआ जिले में चला है, और लगभग यहाँ की जो 20% भूमि है उसका उपचार किया जा चुका है। जो निम्नीकृत भूमि थी उसका लगभग 20% को इन्होंने इसमें सुधार लिया है। तो झबुआ जिले का एक पेटलवाड़ा जो विकास खंड या ब्लॉक, जिसको हम कह सकते हैं ब्लॉक है, और ये सबसे उत्तरी छोर पर स्थित था ये ब्लॉक, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित था इस समस्या से। तो सरकार और यहाँ पर बहुत सारे जो एनजीओ या गैर सरकारी संगठन थे, उनकी साझेदारी से यहाँ पर जल संभर प्रबंधन का एक कार्यक्रम चलाया गया, और इसमें सामुदायिक भागीदारी निश्चित की गई, और इससे यहाँ पर एक रोचक एक उदाहरण के रूप में ये यहाँ पर उभरा। तो यहाँ पर जो पेटलावाड़ा जो विकास खंड है, इसमें एक यहाँ करावट गांव, सतरूढ़ी बस्ती, करावट गांव की जो सतरूढ़ी बस्ती थी, इन लोगों ने स्वयं अपने आप अपने गांव के आसपास की भूमि को उपचारित किया है। यहाँ पर जो साझा संपत्ति थी, साझा जो भूमि थी, साझा संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है इसमें पूरे गांव का या पूरे समाज का अधिकार होता है, वो किसी के व्यक्तिगत अधिकार में नहीं होती, उसको हम साझा संपत्ति या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो गांव के आसपास की जो भूमि पड़ी हुई थी, जो निम्नीकृत थी, उसको इन्होंने विस्तृत रूप पर पुनर्जीवित किया, और प्रत्येक परिवार ने इस भूमि पर पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने चरगाह के लिए घास को बोया,
और कम से कम ये तय किया सारे गाँवों ने मिलकर के 2 साल तक हम यहाँ पर कोई पशुओं की चराई नहीं करेंगे, जिससे सारी भूमि हरी-भरी हो जाएगी। और सामाजिक रूप से इसकी घेराबंदी करके सभी लोगों ने यहाँ पर खुली चराई को रोका। पशुओं के लिए इन्होंने नांद बनाए, नांद मतलब एक जगह पशुओं को रोककर उनको जो भोजन कराया जाता, उनको चरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसी व्यवस्था की ताकि इनकी भूमि निम्नीकृत होने से बची रहे। और इन्हें यकीन था कि भविष्य में हम इन चारागाहों को विकसित कर लेंगे, तो ये हमारे पशुओं के पालन-पोषण में हमारी मदद करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने सामूहिक रूप से प्रयास किया और अपने गाँव की जो आस-पास की भूमि थी, उसको अच्छे तरीके से विकसित किया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था ये काम। इस समुदाय के लोगों ने जैसे इस प्रक्रिया की शुरुआत की, तो पड़ोस के एक गाँव के एक अच्छे व्यक्ति ने, या जिसको हम दबंग कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने यहाँ पर इनके उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। जब इन्होंने इसको तहसीलदार को बुलाया, उससे इन्होंने एक लड़ाई सी लड़ी और इस ज़मीन पर अपने अधिकार को सुनिश्चित करा। फिर भी ये संघर्ष चलता रहा और इन गाँव वालों ने ही अपने आप बैठकर इस संघर्ष को सुलझाया और उस व्यक्ति को बुलाया, जो दोषी व्यक्ति था जिसने अवैध कब्जा कर रखा था, उसको बुलाकर इन्होंने अपने समूह में का सदस्य बनाया। और जो साझी संपत्ति या साझा चारागाह जो विकसित कर रहे थे, उसकी जो हरियाली और जो उससे आय हो रही थी, उसमें उसको हिस्सा देना आरंभ कर दिया और उसको भी इन्होंने अपने साथ में जोड़ लिया और इस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने अपनी जो उस पर संघर्ष था, उसकी संघर्ष की दिशा बदली और उसको अपने साथ जोड़कर एक एक सोशल मैसेज भी लोगों को दिया इन्होंने कि भी हम संघर्ष को आगे ना बढ़ाएं, संघर्ष से पक्ष विपक्ष बनकर हम संघर्ष ही ना करते नहीं, इस समस्या को सुलझाएं और हम आगे बढ़ें, जो हमारा उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ते रहें। तो इस तरह से इन्होंने ये आगे बढ़ते रहे और ये नजरिया यहाँ पर इस तरह का विकास यहाँ पर इन्होंने ये कर लिया। देखो, जो ये आपके 2 चित्र आपके सामने, पहले यहाँ पर क्या हालात थे भूमि के और अब यहाँ पर किस स्थिति में ये आ गए। तो ये सारा जो केस स्टडीज के माध्यम से ये पता लगता है कि जो निम्नीकृत भूमि है वो किस सकता है। तो ये उदाहरण के तौर पर एक केस स्टडी झाबुआ जिले की आप इसको देख सकते हैं। अब आज का जो हमारी ये तीनों समस्याएं थी वो यहीं तक थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक रिकैप सा आपको कर देता हूँ कि आज जो हमने अपनी कक्षा में 3 केस स्टडी जो हमने देखी हैं या पढ़ी हैं या जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की, इसमें सबसे पहले ग्रामीण और शहरी प्रवास रहा है। दूसरी जो हमारी समस्या थी वो आपके स्लम्स की थी, स्लम्स की किस तरह से प्रॉब्लम्स, और तीसरी हमारे भू निम्नीकरण की समस्या थी। तो इन तीनों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज की हमारी यही क्लास का ये मुख्य बिंदु था और इसके जब हम ये सोच सकते हैं कि आप हम बहुत सारा काम इसमें हम कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट हमने आपके लिए डिजाइन किया है, इस पर आप काम करेंगे अपने अध्यापकों के साथ। कि कल्पना कीजिए कि आप हाल ही में अपने गांव से शहर आए, आपको ये सोचना है या लोगों से जानकारी एकत्र करनी है कि आप गांव से शहर से हैं और शहरी जीवन के सभी जो भी आपके अच्छे और बुरे जो अनुभव या पहलू आपके सामने आ रहे हैं, उनको ध्यान में रख के अपने परिवार को एक पत्र लिखना है या एक कहानी बनानी है कि किस किस तरह से ये हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो ये आप जो ग्रामीण शहरी प्रवास है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं या आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं अपने आसपास में जो लोग पिछले 20-25 सालों से यहाँ कर रह रहे हैं, गाँव छोड़कर, वो किन किन परिस्थितियों में गाँव से आए हैं, यहाँ पर किन किन परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और वो क्या महसूस करते हैं, सामाजिक तौर से उनको क्या महसूस होता है। तो इस तरह के इंटरव्यू लेकर भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि भी हम इस समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं। तो ये है, ये आपका गृह कार्य है जो आपको करना है। गृह कार्य के भी किस तरह से हमें अपने गृह कार्य को क्वेश्चंस करने हैं। भू निम्नीकरण क्या है इसको देखना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो बंजर भूमि का वर्गीकरण किया गया है उस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। झाबुआ जिले के लोगों की क्या समस्याएं थी, मलिन बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन करना है और विकासशील देशों में शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो समस्याएं उनको उजागर करना है। और झाबुआ जिले की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो ये आपके गृह कार्य के क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब आज क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक का हमारा आखिरी सेगमेंट था, आज ये पाठ्य पुस्तक आपकी पूरी हो रही है और इसमें जो हमने आपको अब तक जो करा तो उसका थोड़ा सा एक रिकैप में बहुत शीघ्र आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पाठ्य पुस्तक में वैसे तो कुल 12 लेसन है, लेकिन 12 में से 4 लेसन आपके इस साल जो परीक्षा से हटा दिए गए हैं, तो 8 लेसन आपने इसमें पढ़े हैं और ये आपका अंतिम लेसन था जिसमें आपने 5 ज्योग्राफिकल समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जाना है कि पर्यावरण प्रदूषण के वो जल प्रदूषण रहा, वायु प्रदूषण रहा और
भूमि प्रदूषण रहा, ध्वनि प्रदूषण रहा, तो सारे प्रदूषण को आपने समझा इसी अध्याय के माध्यम से, और इसको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में आपने इसको देखा है। इसी तरह से आपने जो ग्रामीण, जो शहरी जो अपशिष्ट है, जो शहरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसका निपटान कैसे हो रहा है, क्या समस्याएं उससे पैदा हो रही है, इस पे अपने विस्तार से चर्चा की है। और क्या इन 3 समस्याओं को आप भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखना है। ये समस्याएं रोज आपके सामने हैं, आप इनमें इनको रोज रूबरू हो रहे हैं और रोज इनको देख रहे हैं, तो इनसे आपको एक ये सीखना है कि आपको किस तरह से देखना है, इसके कारण क्या है और क्या समस्याएं इससे हमारे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही हैं। इस नजरिए से हमें इस प्रॉब्लम को देखना, किन्हें कहते हैं और स्लम्स की दशाएं क्या होती हैं, ये शहरों में स्लम्स विकसित क्यों हो रहे हैं और इसमें किस प्रकार का जीवन या किस प्रकार की कठिनाइयां लोगों को आ रही हैं, और इस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं। तो इन तथ्यों को विचार करके भौगोलिक नजरिए से आपको देखना। ऐसी भूनिम्नीकरण की समस्या पर हमने विस्तार से चर्चा की कि भूनिम्नीकरण होता क्या है। जब हमारी जो खेती की जमीन है या भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, इसका स्थायी या अस्थायी तौर से नष्ट होना या खराब होना, किसी भी प्रकार से मिट्टी का खराब होना भूनिम्नीकरण कहलाता है। इसके कारण क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, और मानव जनित कारण क्या है, और कैसे इसके उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, और किस तरह से इस समस्या से हम निपटारा पा सकते हैं, उनको हम केस अध्ययन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने इसको रखा है। और मुझे आशा है कि आपके ये सारा जो कंटेंट है आपका बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप इस पर आप विस्तार से एक अच्छी समझ आपकी इस पर बन गई होगी। हमने इस पर एक प्रोजेक्ट कार्य भी दिया है, कुछ आपको होमवर्क भी दिया है। तो आज की हमारी यही कक्षा है, और इसके आगे अब हम जो बात करते हैं, अब आप उन बच्चों को देख लीजिए कि जिन बच्चों ने पिछले गूगल फॉर्म में हिस्सा लिया, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है वो आपके सामने हैं, स्क्रीन पर उनके नाम है। कुसुम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार से हैं। ज्योति गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजूरी खास से हैं। तनु कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी नंबर 2 ए ब्लॉक जनकपुरी से। सौरभ गवर्नमेंट सर्वोदय कोवर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसंगी B1 से, कोसंगीपुर B1 से हैं। और नीरज कुमार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका सेक्टर 10 से। चंदा कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 ए ब्लॉक जनकपुरी से। दीपांशी शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 नजफगढ़ से। और शिवानी कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार से। ज्योति राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका सेक्टर 10 से। और हिमांशी सर्वोदय कन्या विद्यालय ईस्ट विनोद नगर। तो ये टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले बिल्कुल करेक्ट ये फॉर्म भरा था, तो उनके लिस्ट हमने ये बधाई के पात्र हैं। बार बार जोर से इनके लिए क्लैपिंग कीजिए सभी। और इसके साथ ही हमने, मेरा अनुरोध है, और हम उन सभी सोर्सों का थैंक्स करते हैं जो वीडियोज फोटोज हमने इसमें यूज किए हैं, और हमारा उद्देश्य केवल और केवल शैक्षिक पर्पज के लिए हमने इनको यूज किया है। और हम इन सभी सोर्सों को, वीडियो के सोर्स, फोटोज के सोर्स को धन्यवाद करते हैं, थैंक्स कहते हैं। और हम उन सभी अपने गुरुजनों का, अपने राइटर्स का भी थैंक्स कहते हैं जिनकी पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर हमने आज की ये कक्षा तैयार की थी और इसमें हमने इस्तेमाल किया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आभार प्रकट करते हैं सभी सोर्स का और सभी राइटर्स का। और इसके साथ ही ये जो हमारे यूट्यूब में जो हमारे चैट बॉक्स में हमारे साथी हैं, जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में इस कक्षा का समापन करता हूँ। अगली क्लास में हम जो हमारी मानव भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है, उसका जो तृतीय सेक्टर या तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाएं हैं, उस चैप्टर को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप उस चैप्टर को पढ़ के आएँ, और हम एक अच्छी परिचर्चा के साथ अगले बुधवार को फिर आपसे मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।